हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और बताइए कैसे हैं आप सब। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। बताइए आपकी हेल्थ कैसी है। प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। ठीक है। और बताइए आप कितने घंटे बैठ के पढ़ते हैं। व्हाट इज़ योर सिटिंग हावर। इस चीज़ को नेसेसरी है मेरे इस सेशन में। तुम पर डे लिखा करो तुम्हारा सिटिंग हावर कितना घंटा है। तुम पर डे कितने घंटे बैठ पढ़ते हो। बिकॉज दिस इज रियली नेसेसरी यार, कि यही डिसाइड करता है तुम्हारा भविष्य में लेवल क्या होने वाला है। आज के समय में अगर एक आईआईटीएन एक इंजीनियर यूपीएससी को निकाल रहा है, यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है, और एक यूपीएससी तैयारी करने वाला इसका बैकग्राउंड क्या कहते हैं बीए है या फिर बीएससी है, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे का रीजन सिटिंग हावर ही है। क्योंकि एक आईआईटीएन की, एक क्या बोलते हैं इंजीनियर की जो सिटिंग हावर है उसका लेवल अधिक है, और एक बीएससी स्टूडेंट का, एक क्या कहते हैं बीए स्टूडेंट का सिटिंग हावर लेवल अधिक नहीं है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। क्यों इंजीनियर ज़्यादा आईएएस बन रहे हैं। बात समझ में आई। ये लॉजिक है, इसीलिए इस चीज़ को समझो। योर सिटिंग हावर डिसाइड करेगा कि भविष्य में तुम्हारी पोटेंशियल क्या होने वाली है, भविष्य में तुम्हारी रीच क्या होने वाली है, तुम्हारा लेवल क्या होने वाला भविष्य में। ये तुम्हारा सिटिंग हावर डिसाइड करेगा। जितना घंटा अधिक बैठ के पढ़ोगे ना, 12 घंटा 15 घंटा, 72 आवर्स 48 आवर, दिस डिसाइड कि हम कहाँ तक जाएंगे। बात समझ में आई। सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब। आज की इस इकोनॉमिक की सीरीज में टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। बेहतरीन टॉपिक है सर। इसके बिना शायद कंट्री का लगभग 60 से 70% प्रोसेस जो है हो नहीं सकता मॉनेटरी पॉलिसी के बिना। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ध्यान से सुनिएगा। और इसको मैं आपको इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपके जो लोकल प्रक्रिया हो रही जीवन में, आसपास की चीज़ें, वहाँ से चीज़ों को कनेक्ट करूंगा। ठीक है। और जो पिछला जो कुछ भी पढ़ा है इन्फ्लेशन और ये बैंकिंग इन इंडिया जो चैप्टर चल रहा है, बहुत कुछ कनेक्ट करूंगा। तो कनेक्टेड डॉट। ठीक है। आज डॉट कनेक्ट होंगे इस बैंकिंग चैप्टर के। बिफोर स्टार्टेड दिस डिस्कशन, एक बेहतरीन थॉट के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। कहते हैं टी लवर्स, ध्यान देना, टी लवर्स नेवर फाइट विद जूस लवर्स। ये नया थॉट है आज के समय का। चाय पीने वाले जूस पीते हैं उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते सर। नेवर फाइट विद जूस लवर, लड़िएगा भी मत अगर आप चाय पीते हो जूस पीने वालों के साथ। समझ में आया। उसी तरह एक थॉट और है, टिकटॉक लवर्स नेवर फाइट विद भगवत गीता लवर्स। समझ में आया। जो टिकटॉक देखते हो, रील सरकार रहे हो, भगवत गीता पढ़ने वालों के साथ लड़ सकते हैं? कभी नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप टिकटॉक वाले हैं और भगवत गीता वाले से लड़ने जा रहे हैं तो शांत हो जाइएगा, रुक जाइएगा, वरना बहुत पटक के मारेगा। भगवत गीता वाला साक्षात क्या बोलते हैं, गीता का अध्ययन करके आया, उसके पास स्ट्रेटजी की कमी होगी, प्लानिंग की कमी होगी, नहीं ना। बस दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दम। इस चीज़ को समझ जाइए। टिकटॉक लवर्स नेवर फाइट विथ भगवत गीता लवर्स। ये सब कहानियां हैं जो कुछ, जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो ये सब चीज़ें अपने आप प्रकट हो जाती हैं। बात समझ में आई। तो ये है प्रोसेस। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है आपका। हम्म। कठिनाइयां हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो पैदा कर लो यार। दिस इज लाइफ। लाइफ नेवर रन विदाउट हार्डनेस। तुम सॉफ्टनेस के चक्कर में मत रहो। सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर रहे हो। दिस इज योर हार्डवेयर। तुम्हारी बॉडी जो ढांचा है ना, दिस इज हार्डवेयर। और जितना झेलेगी उतना मजा आएगा जीवन में। बात समझ रहे हो। जितना कठिनाइयां आएगी, जितना हार्डनेस आएगा, उतना आनंद आएगा जीवन में। तपा डालो इसको। खंजर बनने के लिए तो टेम्परेचर तो लगेगा है ही ना, तभी तो सबको काटोगे तुम। हैं बताओ। खंजर बनने के लिए टेम्परेचर लगेगा ना, नहीं लकड़ी की लकड़ी बने रह जाओगे। और खंजर काट के चला जाएगा। तो इसीलिए खुद को तपाओ, क्योंकि जब तपोगे तभी आनंद आएगा जीवन में।
ये मत सोचा कि गुरुजी आके भाषण देते हैं बस चले जाते हैं, नहीं, इसको सीखो। यही रियलिटी है जीवन की, हर कोई नहीं बताता है। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। जैसा कि तुमने पहले पढ़ा, क्या कहते हैं बैंकिंग इन इंडिया, भारत में बैंकिंग का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें तुमने रिजर्व मनी पढ़ा, सरप्लस पढ़ा, फॉरेक्स रिजर्व पढ़ा, ठीक है, रेगुलेटरी चार्जेस पढ़ा, और उसके बाद क्या बोलते हैं डिफरेंट, और क्या कहते हैं आरबीआई सब्सिडी क्या बोलते हैं सब्सिडीज पढ़ा, और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा, ठीक है, करेंसी अथॉरिटी वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब तुम पढ़ोगे कि आरबीआई जो है इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जीडीपी का, उसको रेगुलेट कैसे करती है, और जो मार्केट में प्रोसेस पूरा हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इन्फ्लेशन का, उस प्रोसेस को ये टैकल करती है कैसे, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। केवल एक पॉलिसी मतलब निर्धारित होती है, उसी पॉलिसी के थ्रू इतनी चीज़ें कवर हो जाती हैं, इतनी चीज़ें अर्थात उस पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है रन करने लगता है। सोचो, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट बाहर की कंट्री पे होता है, कितनी गजब की बात है। सोचो, तुम यहाँ पे रेट को चेंज करते हो, ठीक है, तुम यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का स्ट्रक्चर चेंज करते हो, इसका इफेक्ट जापान, चाइना, ताइवान, इंडिया, सॉरी अमेरिका, हर जगह देखने को मिलता है। बात समझ में आई? तो अब किस लेवल पे देखने को मिलता है, इकोनॉमिक लेवल पे देखने को मिलता है। और यही इकोनॉमिक लेवल जो है आगे जाके पॉलिटिकल चेंज कराता है। किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल चेंज का कारण यही है ना कि उसके इकोनॉमिक स्तर पे चेंज हुआ है, ड्यू टू दिस पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं। बात समझ में? कहते हैं ना, अगर अमेरिका को जुकाम पकड़ लेता है तो जितने भी छोटे मोटे डेवलपिंग नेशन है उनको छींक आने लगती है, किसी किसी को बुखार रख लेता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। लिखा है कंसिडर एज द मोस्ट डायनेमिक एंड सेंसिटिव फंक्शन, ठीक है, सेंसिटिव फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, ये एक्चुअली में बहुत ही डायनेमिक और सेंसिटिव फंक्शन है ये आपके आरबीआई का, ठीक है, क्योंकि इसी के द्वारा तुम्हारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसका जो ग्रोथ है आने वाले कुछ समय के लिए रेगुलेट होने वाला। कुछ समय छोड़ो, तुम आज अगर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई चेंज कर रहा है उसमें कुछ डिफरेंशियल लेके आ रहा है, ये इफेक्ट आने वाले 10 साल तक रहेगा। समझ में आया? आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड टू द मॉनेटरी मैटर्स। ध्यान देना, जो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, माइक्रो 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 एमएसी, नॉट माइक्रो, एमएसीआरओ, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, दीज आर रिलेटेड टू द मॉनेटरी मैटर्स chiefly aimed at regulating the size and cost of fund money in the economic system। इकोनॉमिक सिस्टम में मतलब आसानी से जो फंड है, मनी है, ठीक है, मनी सप्लाई है, ठीक है, वो आसानी से रेगुलेट हो। जो इतना बड़ा हमारा स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, इसमें रेगुलेट हो आसानी से, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मेशन किया जाता है। फ्रॉम बीइंग अनाउंसड ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, बिफोर स्लैक एंड बिजी सीजन। स्लैक मतलब ढीला होता है, बिजी सीजन। टुडे द पॉलिसी जब बाई मंथली, आज के समय पॉलिसी जो बाई मंथली अफेयर है, ठीक, अनाउंस 6 टाइम इन अ फाइनेंशियल ईयर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में मॉनेटरी पॉलिसी आज के समय में 6 बार अनाउंस की जाती है, 6 टाइम्स ईयर। आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी केम इनटू बीइंग सन 2016, आफ्टर सन 2016 के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन जो फोर्स में आया, ठीक है, उसके बाद 6 टाइम मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस किया जाता है। अब आगे क्या है, कमिटी बेस्ड अप्रोच टू मॉनेटरी पॉलिसी सपोज टू एड वैल्यू ट्रांसपेरेंसी टू मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में उसकी जो वैल्यू है उसको फिनिशिंग मोड में ऐड करना। वैल्यू मतलब क्या हुआ, जो मनी जहाँ जहाँ खर्च हो रही है, ठीक है, जिस हिसाब से मनी रेगुलेट हो गई थी, ये तो मतलब तुम एक प्रकार से इसको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही समझ लो, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो बजट हमारा वो तो बताया कि पैसा कहाँ कहाँ लगेगा, बट हेयर आइडिया इज गिवन दैट किस प्रकार से रेगुलेट होगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। वैल्यू और ट्रांसपेरेंसी टू द मॉनेटरी पॉलिसी
विथ स्टेचुरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द आरबीआई फॉर टारगेटिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आरबीआई इसका फॉर्मेशन करता है, वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन हैज़ टू मीट 4 टाइम एट वेरी लीस्ट एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर ये कम से कम जो है 4 बार मिलता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन हैज़ अ टोटल ऑफ 6 मेंबर। इसके कितने मेंबर होते हैं? इसमें 6 मेंबर होते हैं जो नॉमिनेटेड बाई आरबीआई, आरबीआई के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन में 6 मेंबर होते हैं जो आरबीआई के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इक्वल नंबर इंक्लूडिंग, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी द्वारा जो नॉमिनेटेड किए गए होते हैं इक्वल नंबर ऑफ मेंबर इसमें अवेलेबल होते हैं, इंक्लूडिंग द आरबीआई गवर्नर एज इट्स चेयरमैन। आरबीआई गवर्नर इसको लीड करते हैं चेयरमैन के फॉर्म में। हु अवेल द राइट ऑफ कास्टिंग वोट इन कास्ट ऑफ द टाई इन डिसीजन। ठीक है, मान लो जो मेंबर जो कुछ चुन के आए हैं 6 लोग, जब एक्चुअली में क्या होता है उनका डिसीजन टाई हो जाता है तो आरबीआई गवर्नर जो होता है वो वोट डाल के किसी एक के पक्ष में टाई को जो है अनलॉक करा देते हैं। बात समझ में आई? तो ये लॉजिक है। ठीक है, एक्चुअली आरबीआई गवर्नर जो है वीटो की तरह रोल प्ले करते हैं। Actual tone of monetary policy stance of RBI is set by its first monetary policy of year announced beginning every financial year। प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के पहले जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो ईयर होता है बिगिन होता है, यहीं पे अनाउंसमेंट होता है। बात समझ में आई? गेनिंग इट्स क्लूज फ्रॉम द एनुअल बजट अनाउंसमेंट, गेनिंग इट्स क्लूज एनुअल बजट अनाउंसमेंट। देयर आर फ्यू टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड, कुछ प्रकार के होते हैं जैसे कि विच कीप अपीयरिंग इन द मीडिया फ्रॉम टू टाइम टाइम। ठीक है, मीडिया में टाइम टू टाइम आते रहते हैं। इंस्टेंस बोल रहा है, इंस्टेंस मतलब प्रक्रियाएं, इन्फो जैसे कि कुछ प्रक्रियाएं जो मॉनेटरी पॉलिसी की हैं, एमपीसी की, एमपी की, जैसे इन्फ्लेशन की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, ये सीपीआई होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की प्रक्रिया हो गई, डब्ल्यूपीआई हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं रह रहकर न्यूज में आती रहती हैं। ठीक है, ये बोला गया है कि पॉलिसी इंस्टेंसेज। न्यूट्रल इंस्टेंस क्या बोलते हैं? मीन्स इंटरेस्ट रेट में मूव आइदर वे, ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। न्यूट्रल मतलब कि नॉर्मल रहता है। ठीक है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग मीन्स इंटरेस्ट रेट कैन बी ओनली मूव अपवर्ड। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट मतलब टाइट किया गया, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अकोमोडेटिव स्टेंस आल्सो नोन एज द एक्सपेंशनरी इंस्टेंस, इसका मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ मोर फंड, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा की जा रही है इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम में। ठीक है, फॉलिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन वो नीचे गिर रहा है। इंस्पायर द आरबीआई फॉर इट एंड सच अ स्टेंस इज एम टू एक्सपेंशन इन लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो अकोमोडेटिव स्टेंस में क्या होता है? मनी सप्लाई को क्या कहते हैं, मनी सप्लाई का लेवल बढ़ाया जाता है। ठीक है, जनता के पास पैसा अधिक आता है जिसके द्वारा वो लोन ले पाती है। लोन के कारण से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, कैपिटल इंजेक्ट हो पाती है, जिसके कारण से क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर लग पाएगा, उसके कारण से नए नए स्टार्टअप बिल्ड हो पाएंगे। ठीक है, नए नए स्टार्टअप बन पाएंगे। ठीक है, इमर्जिंग ऑफ इनोवेशन, ठीक, इनोवेशन की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ पाएगी। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। ठीक है, तीनों स्टेंस आपको समझ में आए? आगे है कॉन्ट्रैक्शनरी स्टेंस। ठीक, कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब सीधी बात है सिकुड़ना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दोनों तरफ से इसको क्या बोलते हैं? दबाना। मीन्स सिम्फोनिक। ठीक है, सिम्फोनिक, सिम्फोनिक मतलब सिम्फोनिक इज अ वर्ड व्हिच एक्चुअली कॉल्ड स्वर की समता। ठीक है, स्वर जो मतलब व्हिच यू आर स्पीकिंग, इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर लेवल पे ले आता है, इसको बोलते हैं सिम्फोनिक। मीन्स सिफोनिंग आउट ऑफ फंड्स, फंड को सिफोनिंग करना फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब जितना तुमने पहले रिलीज किया अब उसको इकट्ठा करके उसको इक्वल वे में लेके आना। ठीक है, सच अ स्टेंस इज जनरली फॉलोड वंस मोर देन ऑप्टिमम फंड इज बिलीव टू बी अवेलेबल इन द फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब एक बार में अगर ये प्रक्रिया हो गई है, अगर एक बार में मनी सप्लाई की गई है तो उसके बाद क्या बोलते हैं? ये स्टेंस आता है, कॉन्ट्रैक्शनरी स्टेंस आता है, वो जो सप्लाई की गई मनी है उसको इक्वल अमाउंट में करता है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। ठीक है, मतलब अब आप इसको कनेक्ट करोगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से। एट टाइम्स इट इज आल्सो एम्ड एट टेमिंग इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? धीरे धीरे मनी को उठाना चालू कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? इन्फ्लेशन नियंत्रण में आ जाता है। इसका मेन एम यही यही होता है, इन्फ्लेशन को टेम्ड कर ले। बात समझ में आई? तो इसका इन्फ्लेशन का जो ट्यून चल रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, उससे एक टैकल कर ले आने वाले समय में, अन्यथा जो लॉन्ग टर्म वाला इन्फ्लेशन होता है धराशायी कर देगा। बात समझ में आई? आगे देखो, इन सब चीज़ों को आप मॉनेटरी पॉलिसी से ही कनेक्ट कनेक्ट करके दिमाग में क्या कहते हैं? डॉट को कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हॉकिस स्टैंस, दिस इज अ फेमस क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द हॉकिस स्टैंस? मीन्स द कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस, जो कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस है, जो सिकुड़ने वाला, जो बटोरने वाला स्टैंस है, एम्ड एट चेकिंग इन्फ्लेशन फ्रॉम द राइजिंग, चेक करता है, क्या बोला है, मीन्स द कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस एम्ड एट चेकिंग इन्फ्लेशन फ्रॉम द राइजिंग, इन्फ्लेशन को बढ़ने से चेक करता है, ठीक है, कौन, कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस। आगे क्या है, लिंकेड टू द स्टेचुरी गोल ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग द हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस होता है वो क्या कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन को टैकल करता है, ये भी हॉकिस इन्फ्लेशन में एक्सप्लेन हो रहा है। To put in place desired kind of monetary policy, RBI use a range of instrument and the tools a brief description follows, ठीक है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस है, इसको चेक करने के लिए हम हॉकिस स्टैंस का प्रयोग करते हैं। बात समझ में, कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस आपको समझ में आ गया होगा कि जो मनी इंजेक्ट हुई है मार्केट में, इन्वेस्ट हुई है लोन के फॉर्म में, ठीक है, लेंडिंग के फॉर्म में, ठीक है, उसको उठाना, उसको उठा के इक्वल कर देना। बात समझ में, ये लॉजिक सिंपल है ना। अगर जो मनी यहाँ मार्केट में पड़ी हुई है तो इन्फ्लेशन तो क्रिएट करेगी, सीधा लॉजिक है। CRR, देखो कुछ एलिमेंट हैं आरबीआई के जिनके द्वारा आरबीआई रूल करती है मार्केट पे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, बैंकों को कंट्रोल करती है। बात समझ में आई, ठीक है, पॉपुलेशन, तुम्हारी जो पॉकेट मनी खर्च कर रहे हो वो सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं केवल इन्हीं एलिमेंट के द्वारा। सोचने वाली बात, गजब की बात है ना। कुछ एलिमेंट्स है, आरबीआई तुम्हारी पॉकेट मनी को, तुम्हारी परचेजिंग पावर पैरिटी को, तुम कितना खरीद सकते हो कितना नहीं खरीद सकते हो, एक प्रकार से तुम्हारी सांसों पे नियंत्रण कर रही है। बात समझ में, ये है प्रक्रिया। उसमें से पहला है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसका सिंपल लॉजिक, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर CRR क्या है, SLR क्या है, MSF क्या है, ठीक है, नथिंग, कुछ नहीं है। वस्तु में ध्यान देके इसका मीनिंग समझना। CRC मतलब होता है कैश, R मतलब होता है रिजर्व, रेशियो, कैश जो रखा गया है रिजर्व फॉर्म में उसका रेशियो क्या है, किससे रेशियो निकालोगे, तो प्रेजेंट टाइम में जो बैंक के पास पैसा है उस पैसे से, और जो कैश जो रिजर्व फॉर्म में रखा गया उस पैसे का रेशियो क्या है, सिंपल लॉजिक, दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। बैंक ऑपरेटिंग इन द कंट्री आर अंडर रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रिजर्व रेशियो। बैंक जो कंट्री में ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक, उनके लिए ऑब्लिगेशन है, उनके लिए मैंडेटरी है, नेसेसरी है कि वो अपना जो रिजर्व रेशियो उसको बरकरार रखें, मेंटेन रखें। अन्यथा, अगर देखो सीधी लॉजिक है ना, लॉजिक सीधा है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं, मान लो तुमने महीने का 30,000 रुपये तुम कमा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास, लेकिन ये 30,000 का 30,000 तुम उड़ा दे रहे हो, 30,000 का 30,000 तुम लोन दे रहे हो, ठीक है, सब कुछ शॉपिंग कर लिए, लोन दे दिए, उसके बाद क्या बोलते हैं, सारी प्रक्रिया में तुमने 30,000 रुपये खत्म कर दिए। अब तुम्हारे पास रिजर्व फॉर्म में, सेविंग फॉर्म में एक भी मनी अवेलेबल नहीं है। कल को तुम्हारे पास कोई संकट अवेलेबल आ गया, तुम्हारी कोई बीमारी हो गई, तुम्हारे पास पैसा है ये नहीं है, तुम दिवालिया हो गए ना। बात समझ रहे हो ना, तो दिस इज क्या बोलते हैं, ये समझाने की कोशिश की जा रही है इसमें। कैश रिजर्व रेशियो अप टू काइंड्स, दो प्रकार से बैंक लोग जो कि रखते हैं, पहला कैश रिजर्व रेशियो होता है, दूसरा SLR होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। अंडर इट ऑल SCBS, जितने भी SCBS हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी SCBS हैं, ऑपरेटिंग इन द कंट्री, कंट्री में ऑपरेट हो रहे हैं, टू सपोज टू मेंटेन अ पार्ट ऑफ दियर टोटल डिपॉजिट, तो अपना उनका जो टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ भाग विद द आरबीआई के पास मेंटेन रखेंगे इन द कैश फॉर्म में, कैश फॉर्म में, ठीक है, उसको कैश रिजर्व रेशियो कहा जाएगा। जितने भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक मतलब दीज आर बैंक्स व्हिच रेगुलेटेड अराउंड यू, ठीक है, दीज आर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, घरेलू, ठीक है। तो आरबीआई का कहना है ये जितने भी ऑपरेट हो रहे हैं कंट्री में, उनके लिए ये चीज़ मैंडेटरी है कि अपने डिपॉजिट का कुछ भाग कैश के फॉर्म में रखेंगे, इसके पास, आरबीआई के पास, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रक्रिया है, आरबीआई इंटरेस्ट देता है, ठीक है, उसके बाद जितना तुम्हारा देखो लाइक दैट, जैसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रक्रिया हो रही है, CB आरबीआई के पास रखते हैं, उसी प्रकार से IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, वहाँ जो क्या कहते हैं, इंडिया की जो पैसा जमा है, इंडिया कुछ पैसा इंडिया के बोलते हैं रिजर्व के फॉर्म में रखता है, जिसके कारण से क्या होता है, इंडिया वहाँ से लोन उठा सकता है। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, बात समझ में, इन सब चीज़ों पे आएंगे भी। आरबीआई कुड फिक्स इट बिटवीन 3 और 15%, ठीक है, अभी ये पहले का डाटा चल रहा है, लगभग 1990 का,
उससे ऊपर वाले में आएंगे, ठीक है, तब रियल डाटा पता चलेगा कि इस समय प्रेजेंट टाइम में रिजर्व रेशियो का कितना परसेंट रखा गया है। आरबीआई कुड फिक्स इट बिटवीन 3 और 15% द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, एनडीटीएल। देखो कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज एनडीटीएल। एनडीटीएल का फुल फॉर्म हुआ नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। नेट नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज मतलब ये हुआ कि टाइम के हिसाब से जो लायबिलिटीज अवेलेबल है तुम्हारे पास बैंक की, ठीक है, जितनी तुम्हारी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, उस हिसाब से तुमसे सीआरआर लिया जाएगा। ठीक है, समय के अनुसार जितनी लायबिलिटीज तुम्हारे पास अवेलेबल है उसी हिसाब से जो कैश रिजर्व रेशियो है तुमसे कैश के रिजर्व के फॉर्म में लिया जाएगा। बात समझ में आया? यही है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इन द वेक ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म। ठीक है, सर्टेन चेंज वर अफेक्टेड बाय आरबीआई इन द रिलेशन टू द रेशियो। 1990 में कई चेंज हुए, ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म के बेकअप प्रोसेस में, एम्ड एट इनेबलिंग बैंक टू लेंड मोर एंड कट इंटरेस्ट रेट। बात समझ में आई? बैंक को मतलब प्रोसीड किया गया, प्रोत्साहन दिया गया, आप लेंड मोर, उधार अधिक दीजिए, एंड कट इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स एंड दे ऑफर, इंटरेस्ट रेट को कट कीजिए और ऑफर कीजिए अधिक लोन में। 1999 2000 में आरबीआई स्टार्टेड पेइंग बैंक्स, आरबीआई जो है इस बैंक को इंटरेस्ट देना चालू किया ऑन दियर सीआरआर। 1999 और 2000 का जो दशक था, 1999 और 2000, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आरबीआई जो है जो बैंक अपना सीआरआर जमा करते थे उस पर उनको इंटरेस्ट रेट देना चालू किया। ध्यान देना अभी, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, सीआरआर, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज डिसकंटिन्यूड बाई सन 2007। सन 2007 में ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया जो इंटरेस्ट दिया जा रहा था सीआरआर पे, इन द बेक ऑफ राइजिंग प्राइसेज, क्योंकि मार्केट में जो कि प्राइस राइज हो रहे थे। अब आरबीआई पैसा मार्केट में डाले या फिर बैंकों को दे, ड्यू टू दिस ये रीजन हो सकता है। टू चेक द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में डिमांड को चेक करने के लिए। अच्छा तुम ये बताओ, अच्छा तुम बताना, जो सीआरआर पे इंटरेस्ट दिया जा रहा था आरबीआई के द्वारा, डज इट इज ट्रू और फॉल्स, सॉरी फॉर दैट, ये अच्छा था या बुरा था? क्या इसे भविष्य में लागू होना चाहिए, रहना चाहिए? ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में इसकी क्या कहानी, इसको तुम पढ़ोगे ही, लेकिन अभी सोचना ये किस प्रकार से इकोनॉमी के लिए तुम्हारे फ्रूटफुल हो सकता है। बात समझ में? इस चीज़ को तुम समझने की कोशिश करना। आगे क्या लिखा है ठीक है, इसीलिए आरबीआई ने इसको स्टॉप कर दिया क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड उठ रही थी मार्केट में उसको टैकल करने के लिए। द रेशियो व्हिच यूज्ड टू जनरली ऑन द हायर साइड वाज ड्रेस्टिकली कट डाउन टू 4.5% इन सन 2003। जिसे पहले क्या था, जो इसका रेशियो जो जमा होता था वो लगभग 15% के आसपास जमा होता था 1992, लेकिन इसको 4.5% लगभग कट डाउन कर दिया गया। ठीक है, रेशियो यूज्ड जनरली ऑन द हायर साइड वाज ड्रेस्टिकली कट डाउन 4.5% सन 2003 में। अब मेजर डेवलपमेंट केम इन सन 2007। सन 2007 में एक डेवलपमेंट हुआ जिसमें क्या था, बाई एन अमेंडमेंट के द्वारा आरबीआई एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1949, दिस नीड टू यू, सॉरी ये क्या बन गया 49, इसको तुम ध्यान में रखना, आरबीआई एक्ट 1949। एक मेजर डेवलपमेंट हुआ सन 2007 में, आरबीआई एक्ट 1949 के द्वारा गवर्नमेंट अबॉलिश द लोअर सीलिंग कॉल्ड फ्लोर। जो फ्लोर रेट होता है उसको गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया, फ्लोर रेट, ठीक है, ऑन द सीआरआर, सीआरआर पे जो फ्लोर रेट था उसको गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया, एंड गिव द आरबीआई ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग दिस रेशियो। और आरबीआई को अधिक पावर प्रोवाइड कर दी गई, तुम इसको अपने हिसाब से क्या बोलते हैं, इसको फिक्स कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो, किस चीज़ को, सीआरआर को। ठीक है, 1949 में आरबीआई एक्ट के द्वारा एक डेवलपमेंट होता है, एक अमेंडमेंट होता है, उसमें कहा जाता है, उसमें आरबीआई को मोर पावर और फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि तुम अपने हिसाब से ये जो कैश रिजर्व रेशियो इसको सेट कर सकते हो। बात समझ में? इट इज़ नाउ पॉसिबल फॉर द आरबीआई टू आल्सो फिक्स द सीआरआर बिलो 3%। ठीक है, इस समय जो आरबीआई की कंडीशन थी, कंट्री की इकोनॉमी की कंडीशन थी, उस हिसाब को, उस चीज़ को आरबीआई ने देखते हुए बिलो 3%, ठीक है, 3% से नीचे जो है सीआरआर पे क्या बोलते हैं, जो इंटरेस्ट, सॉरी, सीआरआर का जो रिजर्व प्रोसेस था, ठीक है, उसके बारे में सोचा। फरवरी सन 2020 में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मूव द आरबीआई अलाउड करता है बैंक को लेंड टू ऑटोमोबाइल्स, रेसिडेंशियल हाउसिंग, मतलब यहाँ सब क्या कहते हैं, लैंडिंग प्रक्रिया चालू करो, और माइक्रो लेवल पे, स्मॉल एंड मीडियम लेवल, मतलब एमएसएमई सेक्टर पे, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर में और ऑटोमोबाइल में तुम ये प्रक्रिया चालू करो।
विदाउट मेंटेनिंग द सी मैंडेटरी सी आर। सन 2020 में आरबीआई कहती है, ठीक है, उसके पास पावर फ्लेक्सिबिलिटी तो आ गई है, कहती है तुम विदाउट सीआरआर को प्रॉपर फॉर्म में मेंटेन करते हुए, मतलब तुम इसका टेंशन मत लो, ठीक है भाई, तुम बताना कि इस समय आरबीआई सन 2020 में इस बार का भाषण क्यों दे रही है, तुम बिना सीआरआर को मेंटेन किए तुम लेंडिंग प्रोसेस को चालू करो करना ऑटोमोबाइल सेक्टर में, माइक्रो सेक्टर में, स्मॉल सेक्टर में, मीडियम इंटरप्राइज में, एमएसएमईज में और रेसिडेंशियल हाउसिंग में तुम लोन देना चालू करो। जानते हो क्यों? बिकॉज इस समय कंडीशन जो इकोनॉमी की है वो स्टेबल हो चुकी है। बैंकों को अब उतना डर नहीं, जो पहले क्राइसिस होते थे बैंकों को उतना डर नहीं कि समस्या क्रिएट हो जाएगी। उनके पास अवेलेबल अमाउंट में फंड है, उनके पास इन्वेस्टेबल प्रोसेस है, उनके पास एक्सपीरियंस है डिफरेंट क्राइसिस के कारण से, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी एक पेस में चल रही है। स्टॉक मार्केट देखो 80,000 सेंसेक्स पहुंचा हुआ है, निफ्टी क्या बोलते हैं 25-27 हज़ार के आसपास है। तो ये व्यू पॉइंट है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने डिसाइड किया आप इस सेक्टर में, आप डिफेंस सेक्टर में लोन देना चालू करिए विदाउट प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द योर सीआरआर। आगे देखते हैं। दिस प्रोविजन विल रिमेन ओपन टिल जुलाई सन 2020, सन 2031 जुलाई सन 2020 तक ओपन था। द मूव इज एम्ड एट इन्हांसिंग लेंडिंग एक्टिविटी दिस सेक्टर, ठीक, व्हिच हैव बीन हिट हार्ड विद द स्लो डाउन ऑफ रिसेंट टाइम। एक्चुअली में हुआ क्या था, क्योंकि वो कोरोना काल भी था ना, ये रीज़न इसलिए हुआ था बिकॉज क्योंकि उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ठीक, डेवलपमेंट में लैग थी। ड्यू टू दिस आरबीआई ने ये आदेश दिया। सिंपली पुट द आरबीआई अलाउड बैंक टू यूज द सीआरआर मनी विच, ठीक है, आरबीआई ने अलाउ किया कि तो अपना सीआरआर मनी आप यूज कर सकते हो विच अदरवाइज वुड हैव बीन डिपॉजिटेड बाय द बैंक विद द आरबीआई, ठीक है। तो अपना सीआरआर वाला मनी भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज तुम डिपॉजिट कर सकते हो आरबीआई के साथ, क्योंकि ये जो समय आ गया था ये ऑनलाइन टेक का था। सन 2020 ऑनलाइन टेक का था ना। इफ यू कंपेयर 1990 और 1999 1992, अगर तुम इन एरा को कंपेयर करोगे तो सन 2020 का जो एरा था उस एरा में क्या बोलते हैं टेक आ गया था। टेक के कारण डिफरेंट म्यूचुअल फंड, डिफरेंट फंडिंग प्रोसेस, ठीक है, डिफरेंट इन्वेस्टेबल फर्म, कई इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हो गए थे, ठीक है, जहाँ पे बैंक डिफरेंट प्रकार के पैसा लगा ला के कमा रहे थे। दिस इज द रीजन, यही रीजन था कि बैंकों की जो कमाई थी बढ़ चुकी थी, स्टार्टअप मोड क्या कहते हैं ऑन हो गया था, ठीक है, लोग लोन ज़्यादा ले रहे थे, बैंकों के पास इंटरेस्ट भर भर के आ रहा था। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। क्योंकि इसलिए क्या बोलते हैं आरबीआई ने सीआरआर पे जो बहुत ज़्यादा ध्यान देना वाजे नहीं समझा, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एग्जाम्पन क्या हुआ गिवन टू द बैंक, आरबीआई विल लूज अ पार्ट ऑफ इट्स इनकम, लेकिन घाटा भी हुआ यहाँ से। आरबीआई ने अपने एक इनकम का भाग, एक जो सीआरआर उसके पास रहता था आरबीआई के पास, उस पैसे का वो कहीं और इस्तेमाल कर लेती थी, कहीं फंड में इन्वेस्ट करके, कहीं और प्रक्रिया में इन्वेस्ट करके, तो वो चीज़ उसने खो दिया। डिपॉजिट आर यूज बाई आरबीआई इन इट्स डेली बिजनेस ऑपरेशन, जो आरबीआई अपने डेली बिजनेस ऑपरेशन में उसका यूज करती थी सीआरआर का मनी का, एक पार्ट उसने खो दिया। मार्च सन 2022 में क्या होता है, सीआरआर वाज 4% ऑफ द एनडीटीएल, ठीक है। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी से के अनुसार जो सीआरआर है वो 4% फिक्स किया गया 1% चेंज पे। इन इट टूडे मेक अ डिफरेंस ऑफ अराउंड, मतलब 1% चेंज होने का मतलब समझ रहे हो, 1% का मतलब 1.24 लाख करोड़, 1% का मतलब इतना हुआ। तो इतना पैसा 1%, तो 4% सोच लो 4 पॉइंट मतलब 5 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। सीआरआर वाज 4% सन 2022 में, एनडीटीएल ऑफ द बैंक 1% चेंज इन इट टूडे मेक अ डिफरेंस ऑफ द अराउंड 1.24 लाख करोड़ ऑन द कैश फ्लो इन द फाइनेंशियल सिस्टम। अगर क्या बोलते हैं 4% किया गया, अगर 1% चेंज होता है तो इतने 1.2 लाख करोड़ का जो है, जो कैश फ्लो होता है तुम्हारे फाइनेंशियल सिस्टम में, उसमें दिक्कत आने लगती है। दिक्कत क्या, मतलब इधर से उधर पैसा हो जाता है। बात समझ में आई? ये था सीआरआर मोड, ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा सीआरआर है क्या, कैश रिजर्व रेशियो है क्या। बात समझ में, ये बहुत तोप जैसी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग्स। उन्हीं कुछ शब्द हैं, बस उन्हीं पे फोकस तुम्हें करना है, बात खत्म। एनडीटीएल इसके अंदर क्या है, ठीक है, रेट क्या है इसमें, ठीक है, और आरबीआई के से रिलेशन क्या है जो मैंने अभी पढ़ाया, बात समझ में आया? और क्या बोलते हैं अगर बैंकों के पास सीआरआर नहीं होगा तो उसके कारण से होगा क्या, बात समझ में आई? तो यही प्रक्रिया जैसे जो अभी क्या कहते हैं एससीबीएस के लिए जो आरबीआई क्या कहते हैं यहाँ पे अप्लाई करता है इंडिया में, तो यही प्रक्रिया आरबीआई अपने लिए स्वयं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक
ठीक है, जो लोन देते हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक हुए, अदर बैंक हुए, ब्रिक्स का जो ग्रुप हुआ, ठीक है, एडीबी हुआ, संघाई कॉरपोरेशन हुआ, तो वहाँ सब जो है आरबीआई या फिर इंडिया कुछ पैसा जमा करता है, ठीक है, $1 बिलियन, $2 बिलियन, $8 बिलियन, तो उस पैसे के हिसाब से उसको लोन मिलता है। जितना पैसा तुम्हारा रहेगा उतना परसेंटेज उसमें हिस्सेदारी रहेगी, उसी हिस्सेदारी के हिसाब से तुमको लोन मिलेगा। वर्ल्ड बैंक में जितना पैसा जमा रहेगा उसी हिसाब से क्या बोलते हैं हिस्सेदारी रहेगी, उसी हिसाब से उनको लोन मिलेगा। तो ये देख प्रकार से तुम्हारा CRR है। बात समझ में? अभी इसी में पढ़ेंगे क्या बोलते हैं हम इसी चैप्टर में MSF, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, ठीक है, MSF के बारे में पढ़ेंगे। तो MSF में ये प्रक्रिया है जो यहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक में है, ठीक है। इसके थ्रू जो है बैंक जो है ओवरनाइट में पैसा बोरो कर लेते हैं। बात समझ में आई? समझ में? और अच्छा खासा मनी यहाँ से उठा लेते हैं अपने क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, अपने क्या कहते हैं किसी और प्रोसेस करने के लिए। बात समझ में? या फिर कह सकते हो बैंक को अधिकतर पैसा कब चाहिए होता है, वो जब उसको लोन देना होता है, ठीक है, यही रीज़न है। बैंक और पैसा करेगा क्या, बैंक केवल एक ही मतलब कुछ काम है। अब तो खैर अदर प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट चल रहा है, लेकिन बैंक का अधिकतर काम यही है, लोन देना, क्योंकि उसका जो सारा खजाना भरता है वो लोन से ही भरता है। ठीक है, तो ये थी CRR की कहानी। अब बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? ये कमेंट में मेंशन जरूर करना तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा फिक्रमंद रहते हैं हम ना। जो इंडिया का यूथ है उसका दिमाग जो है कहीं और भटक गया है, वो इंटरनेट पे जाके इनकॉग्निशन मोड ऑन करके कुछ और सर्च करने लगता है। बात समझ में आया? तो उसकी जो बुद्धि है वो लेवल पे चढ़ नहीं पा रही है, किसी और दुनिया में जाने लगता है। ठीक है, तो उसका सिंपल रीज़न है, जब भी कोई समस्या तुम्हारे दिमाग को झकझोरे ना बालक, तुरंत तुम ध्यान में बैठ जाओ, आंख बंद कर लो प्रेम से और शांति से, चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत सुन। जितने भी विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं सबको आने दो, देखते रहो, मजा लेते रहो विचारों का। कुछ समय बाद सब खत्म, दिमाग ठंडा, फिर उठ के पढ़ाई करने लगो। बस दिस इज द रीजन, दिस इज द लॉजिक हाउ यू कैन सक्सीड। सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो तुम, बस यही रीजन है, और कोई चारा नहीं सक्सेसफुल होने का। बात समझ में आई? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो, लड़ो यार, पढ़ो, लेवल बढ़ाओ थोड़ा अपना पढ़ाई का। AIR रैंक 1 वगैरह का इन सब का सपना देखो, इन सब के ड्रीम बनाओ दिमाग में, ठीक है, इन सब के लिए गोल बनाओ। कर्म जो है तुम्हारा इस लेवल का होना चाहिए ना, AIR रैंक 1। बात समझ में आई? अभी 100 बच्चे ग्रुप में हैं, 100 के 100 AIR रैंक 1 के लिए प्रयास करने लगे। देखो अगर भले ही वो सब AIR रैंक 1 ना पाए, लेकिन वो कम्युनिटी जो निकलेगी 100 की 100 ना, उसका लेवल ही अलग होगा। तो यही लॉजिक है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो और सदा मुस्कुराते रहो।